हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 23 जनवरी में देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे अर्बनाइजेशन से रिलेटेड आया है, तो इसमें जीएस पेपर 1 में अर्बनाइजेशन से रिलेटेड कई बार आता है, ठीक है। और जीएस 2 में भी आता है। तो ये अर्बनाइजेशन हमारे सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। तो ये आपने जिसने भी सिलेबस देखा होगा तो वो आपको पता होगा। इसमें है रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक रिलीज्ड इन नवंबर लास्ट ईयर ऑन फाइनेंसिंग इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड, फोकस ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अर्बन प्रॉब्लम, ठीक है। तो किस पे फोकस है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे। पुश टू अट्रैक्ट प्राइवेट कैपिटल सिंस 1990, फॉलोड द अर्बन रिफॉर्म अंडर द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस फर्स्ट रिजिम अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। तो अर्बनाइजेशन का जो है वो स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा भी उस चीज़ को आगे ले जाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? नाउ दिस रिपोर्ट कंटिन्यू टू प्ले इंडियाज पॉलिसी पैराडिग्म इन दी अर्बन सेक्टर, ठीक है। तो और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया रहे हैं? आफ्टर 3 डिकेड ऑफ रिफॉर्म, ठीक है, आफ्टर 3 डिकेड ऑफ रिफॉर्म अर्बन फाइनेंस प्रीडोमिनेंटली कम फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ द फाइनेंस नीडेड टू फंड अर्बन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अर्बन कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना? 48% किस पे? सेंट्रल का, 24% स्टेट का एंड 15% सिटी गवर्नमेंट का, ठीक है। ये मतलब सेंट्रल का 48, 24% स्टेट का एंड 15% सिटी गवर्नमेंट का। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कितना कंट्रीब्यूट करता है? पीपीपी कंट्रीब्यूट करता है 3%। पीपीपी कितना कंट्रीब्यूट करता है? 3%, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और कॉमर्शियल डेट कितना करता है? 2%। अब इसमें बता रहे हैं इन द लास्ट फ्यू ईयर वेरियस रिपोर्ट हैव एस्टिमेटेड अ ह्यूज डिमांड फॉर फंडिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल इज द जज अहलुवालिया रिपोर्ट सेज दैट बाय 2030 नियरली 39.2 लाख करोड़ वुड बी रिक्वायर्ड। तो ये बता रहे हैं कि इतनी की ज़रूरत पड़ेगी। अब वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट क्या है वो हम देखेंगे, क्योंकि देखो जब भी हम अपना आंसर लिखते हैं तो हम जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया और हेल्थ के लिए WHO हो गया, तो हम ऐसे जो संस्थाएं होती हैं या जो ऐसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इंटरनेशनल या जो यहाँ के बने स्कीम्स होते हैं, तो वो सब हम एक तरीके से उनके डेटा को यूज़ करते हैं मोस्टली। तो इसमें क्या दिया है? द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट नियरली $480 बिलियन 70 लाख करोड़ वुड बी नीडेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन अर्बन इंडिया टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन एंड $55 बिलियन would required annually. Annually कितना? $55 billion. The flagship program of the government is Smart City Mission, the Atal Mission Rejuvenation and Urban Transformation, अमृत के बारे में कई बार हम डिस्कस करते हैं। क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरा क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना। देखो बहुत सारे लोग सिर्फ शॉर्ट नोट का देखते हैं, पर इसमें भी देखो आप कि जब हम एनालिसिस देखते हैं ना तो डिटेल होता है, उसमें ज़्यादा नहीं रहता, उसमें तो कट्टू ये रहता है कि हाँ ये हमने मेंशन कर लिया। अब जैसे यहाँ पे देखो ये पता चला हमको कि फ्लैगशिप प्रोग्राम कौन कौन से हैं। एक स्मार्ट सिटी मिशन है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन, ठीक है, एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, PMAY एक्सेट्रा are not more than 2 lakh crore, that too for a period of 5 years. So how will such a gap between demand and supply भी मैच्ड? अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं और इसमें साथ ही साथ क्या बताया जा रहा है? द कोर आइडिया, मतलब कोर आइडिया ऑफ रिपोर्ट एंड सोल्यूशन क्या सजेस्ट कर रहे हैं? इम्प्रूविंग द फिजिकल बेस एंड क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ इंडियन सिटी मस्ट इंस्टीट्यूट अ बायंट रेवेन्यू बेस एंड बी एबल टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट सर्विसेज। इन सिंपलर टर्म इट मीन्स इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी टैक्सेस, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज करना, यूज़र फी एंड सर्विस चार्जेस टू नेम अ फ्यू। अब इसमें ये रिपोर्ट जो है उसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं। फाइंडिंग अल्टरनेटिव पाथ्स, कि क्या अल्टरनेटिव पाथ क्या है ये बताया जा रहा है इसमें। अब यहाँ पे देखो किसके बारे में बात की गई है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चेयर्ड बाय KC शिव रामकृष्णन। Many suggestions were made such as empowering the people, transferring subject the city government, suggesting that 10% of income tax collected from city be given back to them
and ensuring this corpus fund was utilized only for infrastructure building. किस चीज़ के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल शिमला का एग्जांपल दिया गया है, ये देख रहे हैं। हाउएवर द exact opposite is happening. The Shimla water story is an example. Shimla water work was transformed into a single utility 2016-17 called Greater Shimla Water Supply and Sewage Circle अंडर शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। किसके अंडर में? शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो ये चीज़ थी। तो ये हमारा अर्बनाइजेशन जो हमारे टॉपिक है हमारा, वो हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो इसलिए हमारा ये पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट हम आएंगे। अब यहाँ पे देखो एक है इकोनॉमी एट रिस्क फ्रॉम मूव टू क्लीन एनर्जी। यहाँ पे क्लीन एनर्जी की बात की जा रही है, ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें है इंडियाज़ फाइनेंशियल सेक्टर इज़ हाईली एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ इकोनॉमी ट्रांजिशनिंग फ्रॉम बीइंग लार्जली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स to clean energy, says study in global environment change journal published last year। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 60% जो lending है माइनिंग सेक्टर की फॉर ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, वाइल 1/5 ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेट इज़ फॉर पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड रिलेटेड इंडस्ट्री। तो इतना हमारा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि 60% जो लेंडिंग हो रही है माइनिंग सेक्टर की वो ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन से हो रही है, और 1/5 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो डेट है वो पेट्रोलियम रिफाइनिंग और रिलेटेड इंडस्ट्री से है। तो ये हम डेटा जो है वो हम लिख सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। और फिर इसके आगे है Our findings suggest that financial regulation and policymaker in emerging and developing economies should be acting swiftly to ensure an orderly transition to net zero। नेट जीरो की बात बहुत बार की गई है, आपको पता होगा कि नेट जीरो टारगेट सेट किया गया है, नेट जीरो इमिशन की बात हमेशा की जाती है। अब यहाँ पे देखो $1 ट्रिलियन नीडेड, मतलब 2021 में यहाँ बताया जा रहा है इन 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कमिट किया है रीच करने के लिए नेट जीरो इमिशन 2070 तक। इंडिया हैज़ ऑल्सो अनाउंस प्लान टू सोर्स हाफ ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी नीडेड फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाई 2030। हाउएवर द कंट्री हैज़ ऑल्सो मेंटेन दैट इट्स नीड फाइनेंसिंग टू ऑर्डर ऑफ एट लीस्ट $1 ट्रिलियन टू मीट दिस कमिटमेंट। तो एक उन्होंने कब तक रीच करने को बोला है? 2070 तक नेट जीरो इमिशन तक पहुंचने को बोला है। मैपिंग इंडियाज पॉलिसी कमिटमेंट अगेंस्ट दिस लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न रिवील दैट इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर इज हैवली एक्सपोज टू पोटेंशियल ट्रांजिशन रिस्क। किसकी बात की जा रही है इस पर? जो इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर की पोटेंशियल ट्रांजिशन रिस्क की, यहाँ पे ये चीज़ें बात यहाँ पे की जा रही है। अब देखो यहाँ पे हाई डेट की बात की जा रही है, तो इसमें बताया जा रहा है जो हाई कार्बन इंडस्ट्री जैसे कि पावर जनरेशन, केमिकल, आयरन एंड स्टील, एविएशन, ये सब कितना काउंट करता है? 10% आउटस्टैंडिंग डेट टू द इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाउएवर दीज इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो हैवली इंडेटेड and therefore have less financial capacity to respond to shock and stresses। अब इसमें एक चीज़ और बात की जा रही है कोल की। कोल करेंटली अकाउंट 44% ऑफ इंडियन प्राइमरी एनर्जी सोर्स, मतलब प्राइमरी जो अभी 44% इंडिया की जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है वो कहाँ से है? कोल से। करेंटली बात हो रही है कोल की। एंड 70% पावर जनरेशन। The country coal-fired power plant have average age of about 13 years and India has 91,000 megawatt of new proposed coal capacity in the work। ठीक है, तो और यहाँ पे एक चीज़ और है कि अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2022 कोल शेयर इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मिक्स विल डिक्रीज 50% बाय द ईयर 2030 कंपेयर टू करेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 70%। तो उससे क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ होगा जो मिक्स है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये आपको ये भी पता होगा कि हमारे जो ज्योग्राफी का 2 पार्ट है, ठीक है, एक फिजिकल है, ठीक है, एक फिजिकल हमारा ज्योग्राफी है, एक वर्ड आता है, और एक ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो उसमें आप देखोगे तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड भी है, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड भी है। तो हमारे जीएस पेपर 1 में और जीएस पेपर 3 में दोनों जगह इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, क्लीन एनर्जी और इस सबसे रिलेटेड।
नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक है नेविगेटिंग पैसिव डेट फंड। तो ये देखेंगे पैसिव डेट फंड के बारे में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ये देखेंगे। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर आर बाय नाउ यूज टू इंडेक्स फंड एंड, किस चीज़ को, इंडेक्स फंड एंड एक्सचेंज ट्रेड फंड, ETFs भी कहते हैं, विच मिमिक का स्टॉक इंडेक्स। ये क्या, किस तरह का क्या है, ये एक तरीके का स्टॉक इंडेक्स है। तो इसमें किस बारे में बात की गई है आप यहाँ पे देखो, तो इसमें ये कहा जा रहा है देयर एन इमर्जिंग कैटेगरी ऑफ पैसिव डेट फंड, मतलब एक तरीके की क्या इमर्ज हो रहा है, एक पैसिव डेट फंड इमर्ज हो रहा है जिसमें लोग बहुत सारे एक उनके जैसे कार खरीदने से लेकर के उनके डाउन पेमेंट करना, उनके घर के जैसे जो अगर हाउस बाई कर रहे हैं, होम ले रहे हैं या कुछ भी तरीके की फ्लैट वगैरह, तो उसमें है कि एक कार खरीदने से लेकर के एक घर खरीदने तक की जो भी डाउन पेमेंट या ये सब है, तो वो उससे एक पैसिव जो डेट फंड है उससे करते हैं। टू फंडिंग रिटायरमेंट और जनरेटिंग अ रेगुलर इनकम आफ्टर इट। तो इस तरीके की जो पैसिव डेट है उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। इसमें देखेंगे इफ़ हेल्ड फॉर 3 years plus, passive debt fund work as a more tax efficient alternative to fixed deposit and small savings scheme. They offer anytime liquidity while other debt option lock in money. They come at much lower cost, and then active debt म्यूचुअल फंड हेयर अ लो डाउन ऑन देम। ठीक है, तो हमारा जो है वो हम उसे ही हाईलाइट करेंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट लगेगा थोड़ा बहुत। तो इसमें है बट टारगेट मैच्योरिटी डेट फंड आर लॉन्च विद अ वेरी स्पेसिफिक, ये याद रखना है, टाइम मैच्योरिटी डेट फंड। ठीक है, और फिर यहाँ पे आगे है कि द प्रोटेक्ट इन्वेस्टर फ्रॉम इंटरेस्ट रेट रिस्क, द yield to maturity at which you buy into a target maturity fund roughly correspond to the return you can expect to earn from it with this small adjustment for the fund expenses। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस की गई हैं जो हमें जाननी है। फंड ऑफर एनी टाइम लिक्विडिटी, यह है कि ये जो फंड है, द फंड ऑफर एनी टाइम लिक्विडिटी वाइल अदर डेट ऑप्शन लॉक इन मनी, दे कम एट अ मच लोअर कॉस्ट देन एक्टिव डेट। जो ये पैसिव डेट की बात हो रही है, ये बोला जा रहा है कि ये मच लोअर कॉस्ट है इसका एक्टिव डेट से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, ये इकोनॉमी है, ये में है रहेगा ये, तो ये भी हमें देखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक यहाँ पे देखो आया हुआ है गिग से रिलेटेड, इसमें आया तो चाइना के कॉन्टेक्स्ट में है पर हम जानेंगे गिग इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत, तो ये यहाँ पे देखना है। तो ये आया है चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे गिग इकोनॉमी के बारे में। इंडियन कॉन्टेक्स्ट देख लो, यहाँ पे है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, द सिचुएशन इज वास्टली डिफरेंट इन इंडिया, चाइना के कंपैरिजन डिफरेंट है। एनी रिफॉर्म इन दिस रीजन इज लेड होली बाय डिलीवरी वर्कर नॉट द पब्लिक। इसमें ये कहा जा रहा है फॉर 27 days इन 2020 क्लोज टू 3000। अब देखो ये एग्जाम्पल दिया गया है स्विगी का, एक केस हुआ था स्विगी का, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। इसमें है कि फॉर 27 days इन 2020 क्लोज टू 3000 डिलीवरी वर्कर्स जो स्विगी के थे वो स्ट्राइक पे गए थे, हैदराबाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, अपने रिम्यूनरेशन के लिए 35 to 15 पर ऑर्डर के लिए। और इसमें है द स्ट्राइक डिसबैंडेड ओनली आफ्टर द जॉइंट कमीशन ऑफ लेबर डिपार्टमेंट कॉल अ हियरिंग विद प्लेटफॉर्म ऑपरेशन मैनेजर एंड वर्कर यूनियन। तब जा कर के ये थमा। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट सच अ नेगोशिएशन वॉज टेकन प्लेस, पहला ऐसा नेगोशिएशन फर्स्ट टाइम इंडिया में इस तरीके का हुआ, दैट टू ऑन द स्ट्रीट। ठीक है, दिस ईयर इन द लीड अप टू जोमेटो का भी एक हुआ जुलाई IPO, सेवरल एनोनिमस ट्विटर अकाउंट सेट अप बाय डिलीवरी वर्कर कॉल्ड कस्टमर अटेंशन टू दे डीम एज एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिस employed to platform. The PIL in Supreme Court is another major step in this regard. The biggest lesson from China, biggest lesson क्या है चाइना से, is that
swell of public opinion is that has partly led to government regulation and change in company policy. The US, a gig worker collective, had urged customer to delete the Instacart app as a show of solidarity until demand for better working condition are met. ठीक है, तो आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, डिलीवरी जो करते हैं उनका हुआ भी था, आपने देखा होगा जो साउथ में हुआ था, फिर ये हुआ कि मतलब बहस हुई या बोल रही थी कि मुझे हिट किया, वो सारा तो आपने बहुत ही चर्चा में था सोशल मीडिया वगैरह पे, तो वो आपने देखा ही होगा। ठीक है, फिर इसमें क्या है, इंडिया कुड मेक एन एफर्ट टू बी बेटर informed about the way payment work by seeking out delivery worker and asking about their work condition and the pressure they face. We will then be aware of the practice that person who are only see as a miniature bike or our app pay for our convenience. तो हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, और आप ये भी तो देखोगे कि अगर कोई ऑर्डर कर रहा है उससे देर हो जाएगी तो आपको फ्री में वो ऑर्डर डिलीवर करना पड़ेगा, और सम टाइम वो उनकी पेमेंट से ही जो उनको मिलती है सैलरी उससे ही काट लेते हैं। और फिर कई और आपने वो वाला केस तो देखा था, एक वुमेन ने जो बोला था कि उसको हिट किया है, उसकी बात यहाँ पे हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें, जैसे उनका भी एक फेयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक वो क्या बोलते हैं उनको, कि यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है कि कन्वीनियंस और इस सब के हिसाब से आप उनको गलत तरीके से ना, ठीक है, सबकी एक रिस्पेक्ट होती है और वो होनी चाहिए। किसी भी तरीके का वर्क प्रोफाइल हो तो उसमें ये चीज़ तो इंश्योर करना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमको पढ़नी थी। थैंक यू सो मच।